हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 18 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट ऑफ चेक के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 नंबर आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप अच्छे तरीके से जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ जिससे आपको एक अंदाजा होगा कि जीआईबी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 12 से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखो, वैसे तो आपको चेक का मीनिंग पता है और चेक किस काम आता है वो भी आपको पता है। तो हम शुरुआत करेंगे चेक की डेफिनेशन के साथ, क्योंकि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो चेक की डेफिनेशन के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, रूल्स और रेगुलेशंस के रिगार्डिंग जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चेक की डेफिनेशन क्या है? तो देखो, चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि एक पर्टिकुलर बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है। जो चेक होता है वो हमेशा डिमांड के ऊपर जो है पेबल होता है। और जब हम चेक की बात करते हैं तो चेक के अंदर ट्रंकेटेड चेक भी आ जाते हैं, ठीक है, और ऐसे चेक भी आ जाते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया गया है। ठीक है, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो नॉर्मली जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं या फिर जो करंट अकाउंट्स होते हैं, है ना, वहां पर हमें चेकबुक की फैसिलिटी जो है वो मिलती है। यानी कि मान लीजिए एक राम नाम का पर्सन है ना, उसने सेविंग अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, तो उसको ना चेकबुक मिलेगी और राम जो है उस चेक से पेमेंट वगैरह जो है वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो राम है उसे 10,000 रुपये जो है वो शाम को पे करना है। ठीक है, तो राम के पास एक तरीका क्या है कि वो सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपये विड्रॉ करे फिर जाकर शाम को दे दे। इसमें टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जो राम है ना, वो एक चेक जो है शाम को इशू कर देगा कि जाइए ये 10,000 रुपये का चेक लीजिए, है ना, और इसको कैश करवा लीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी पेमेंट जो है वो की जा सकती है। क्लियर है? अब बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, मैंने आपको बताया कि जो चेक है वो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, पर चेक एक खास तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज है ना और चेक के बीच का है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो ड्रॉई है, जो नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें ड्रॉई कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकती है। ठीक है, पर जो चेक है उसमें ड्रॉई हमेशा एक बैंक ही रहती है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की जब पेमेंट की जाती है ना तो जो ड्रॉई है उसको ना ड्यू डेट के बाद 3 एक्स्ट्रा दिन जो है वो दे दिए जाते हैं। जैसे अगर ड्यू डेट 15 तारीख है तो 18 तारीख को यहाँ पर ड्रॉई पेमेंट करेगा। पर चेक के केस में ऐसा कोई ग्रेस डेज मिलता ही नहीं है। अगर आप बैंक में चेक डिपॉजिट करवा देते हो तो बैंक को उसी टाइम पेमेंट जो है वो करनी होती है। ठीक है, हालांकि बैंक उसी टाइम आपको पेमेंट नहीं करता, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। ठीक है, आजकल तो एक दिन में ही चेक जो है वो क्लियर हो जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जब इशू किया जाता है यानी कि ड्रॉ किया जाता है तो ड्रॉई अगर उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन पाएगा। यानी कि ड्रॉई की एक्सेप्टेंस जरूरी है, पर चेक के केस में ड्रॉई की एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती है। अगर आपने चेक इशू कर दिया है तो आपकी बैंक को पेमेंट करना ही पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, पर चेक को आप क्रॉस कर सकते हो। जनरली भी कर सकते हो, स्पेशली भी कर सकते हो। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो आपको नोटिस देना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब उसकी नोटिंग करवानी जरूरी होती है, पर चेक की नोटिंग करवानी जरूरी नहीं होती, क्योंकि चेक जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है बैंक्स के रिकॉर्ड्स के अंदर कि भाई चेक डिसऑनर हो चुका है। यानी कि अलग से इसको आपको नोट करवाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिमांड के ऊपर भी पेबल हो सकता है या फिर एक फ्यूचर डेट के ऊपर भी पेबल हो सकता है, पर जो चेक है वो हमेशा डिमांड के ऊपर ही पेबल होता है। तो यहाँ पर ना आपको चेक का मीनिंग अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चेक क्या है? एक खास तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक पर्टिकुलर बैंकर के ऊपर जो है वो ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और चेक हमेशा डिमांड के ऊपर जो है वो पेबल होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है,
अब बात करेंगे कि चेक की पेमेंट की कैसे जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम नाम का पर्सन है ना, उसने एक चेक दिया है शाम को, है ना। तो राम का जो अकाउंट है वो एबीसी बैंक में है ना। और शाम का जो अकाउंट है वो एक्सवाइजेड बैंक में है। तो शाम जो चेक है वो अपनी बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवाता है, यानी कि अपनी बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट करवाता है, ठीक है। उसके बाद बैंक्स आपस में सेटलमेंट करके शाम को पेमेंट कर देते हैं। ओके। जैसे अगर मान लीजिए कि बैंक एक होता, मान लीजिए ये भी बैंक एबीसी होता, ये भी एबीसी होता, इसका जो ब्रांच है मान लीजिए वो दिल्ली में है ना। और शाम का जो ब्रांच है वो मान लीजिए मुंबई में है, मतलब जहां पर अकाउंट है शाम का। तो आजकल तो सीबीएस का जमाना है, तो शाम जो है वो किसी भी ब्रांच में जाकर चेक को कैश जो है वो करवा सकता है, यानी कि उसे मुंबई ब्रांच में जाकर चेक डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो पेई होते हैं वो नॉर्मली अपनी ब्रांच में जाकर ही चेक जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। चेक के ऊपर डेट मेंशन होना जरूरी है, अगर डेट मेंशन नहीं है तो चेक जो है वो इनवैलिड हो जाता है। अगर हम पेई की बात करें तो देखो पेई सिंगल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर पेई कौन है, शाम है ना। जॉइंट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए राम ने जो चेक इशू किया उसके अंदर पेई के दो नाम थे, मतलब दो पेई थे, एक शाम और एक उसका भाई रमन। मतलब यहाँ पर चेक की पेमेंट शाम को भी की जाएगी और रमन को भी की जाएगी, ठीक है। या फिर अल्टरनेटिव भी हो सकता है कि भाई चेक की पेमेंट या तो शाम को कर दीजिए या फिर रमन को कर दीजिए, दोनों में से एक को यहाँ पर चेक की पेमेंट जो है वो कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि सिंगल पे भी हो सकता है, ज्वाइंट पे भी हो सकता है, यानी कि दोनों को एक साथ पेमेंट की जाएगी। अल्टरनेटिव कि दोनों में से किसी एक को पेमेंट कर दो। चेक जो है वो ऑर्डर चेक भी हो सकता है, बेरर चेक भी हो सकता है। देखो अगर चेक ऑर्डर चेक है ना, तो उसके ऊपर पेई का जो नाम है वो मेंशन्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम ने एक चेक इशू किया, उसके ऊपर पेई का नाम लिखा था शाम, है ना। तो ये ऑर्डर चेक है। तो चेक की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ शाम को ही हो सकती है, किसी और पर्सन को नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए मैं अगर चेक बैंक के पास लेकर गया तो बैंक मुझे यहाँ पर पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। पर अगर बेयरर चेक है तो बेयरर चेक के केस में जिसके पास भी चेक होता है, यानी कि चेक का जो होल्डर होता है उसे पेमेंट कर दी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई चेक है उसके ऊपर बेयरर लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर चाहे पेई का नाम शाम है, पर अगर वो मेरे पास चेक है तो मैं उसको कैश करवा सकता हूँ, मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है वो वर्ड्स में भी लिखी होती है, जैसे यहाँ पर देखिए 50,25,000 ओनली, है ना। और फिगर्स में भी लिखी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों में डिफरेंस आ जाता है ना। मान लीजिए यहाँ पर 25 की जगह पर 20,000 लिखा होता है ना, तो बैंक नॉर्मली चेक को डिसऑनर कर देते हैं, ठीक है। पर रूल्स में लिखा हुआ है कि इस केस में जो बैंक है वो हमेशा वर्ड्स वाले फिगर को जो है वो इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग पेमेंट जो है वो की जाएगी, ना कि इसके। ओके। उसके बाद अगर कोई अल्ट्रेशन होती है तो उसको चेक करना जरूरी है कि जो अल्ट्रेशन है वो ऑथराइज है या फिर नहीं है, और ऑथराइज नहीं है तो डिसऑनर कर दिया जाता है, चेक की पेमेंट नहीं की जाती है। और ड्रॉयर के सिग्नेचर होने जरूरी हैं, बिना ड्रॉयर के सिग्नेचर के चेक वैलिड नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि ड्रॉयर ने कोई चेक इशू कर दिया है, ड्रॉयर कौन है, वो पर्सन जो कि चेक इशू कर रहा है, यानी कि जो पर्सन यहाँ पर पेमेंट कर रहा है अपने बैंक अकाउंट से, यानी कि जो राम है वो ड्रॉयर है, ठीक है। और जो बैंक होता है वो ड्रॉई होता है, ये आपको याद रखना है। और जो शाम होता है यानी कि जिसको पेमेंट मिलनी है उसको हम कहेंगे पेई। ओके। तो ड्रॉयर ने अगर चेक इशू कर दिया, बाद में उसका मन बदल गया कि भाई मुझे पेमेंट नहीं करनी है, तो वो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी बैंक को दे सकता है। अगर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दी गई है तो बैंक कभी भी उस चेक को कैश नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। अब ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, तो इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। फिर हम इसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे। ओके। तो मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी बैंक है, ठीक है। एबीसी बैंक के पास राम का सेविंग अकाउंट है, ठीक है। राम ने शाम को एक चेक यहाँ पर जो है वो इशू किया, ठीक है। चेक की अमाउंट थी 10,000 पे, ठीक है। और डेट थी 15 जून 2026, ठीक है। जो शाम था उसका भी अकाउंट जो है वो एबीसी बैंक में ही था। तो जो शाम है उसने यहाँ पर चेक जो है वो एबीसी बैंक को डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। तो एबीसी बैंक ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक को वेरीफाई किया, है ना। चेक की जो टर्म एंड कंडीशंस है उसको चेक किया, है ना। और गुड फेथ के अंदर ये मानते हुए कि भाई ये शाम जो है वो पेई है ना, इस चेक का शाम को 10,000 पे जो है वो पे कर दिए। ओके।
तो ये जो पेमेंट की गई है इसको हम कहेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स। यानी कि अगर एक बैंक चेक की टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग गुड फेथ के अंदर बिना नेग्लिजेंस दिखाए पे को चेक की पेमेंट करता है ना, यानी कि उस पर्सन को पेमेंट करता है जो कि लीगली चेक की पेमेंट को रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है, तो उसको हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक को थोड़ा सा भी डाउट होता कि यार ये जो श्याम है ना ये फ्रॉड इंसान है, यानी कि ये पे नहीं है इस चेक का, इसने चेक को चुराया है, और बैंक यहां पर इसके बावजूद भी डाउट आने के बावजूद भी पेमेंट कर देता, तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो है वो नहीं कहलाता। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेक की। तो देखो, पहली टाइप है बेयरर चेक। तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है कि भाई इस चेक की पेमेंट चेक के होल्डर को की जाती है, चाहे नाम किसी का भी लिखा हो, जिसके पास चेक है उसको उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी चेक के ऊपर ऑर्डर और बेयरर दोनों ही मेंशन्ड है, तो उस चेक को हम क्या मानेंगे, उस चेक को हम बेयरर चेक मानेंगे। अगर किसी चेक के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है कि भाई वो बेयरर चेक है या फिर ऑर्डर चेक है, सिर्फ पेई का नेम लिखा हुआ है, तो उसको हम हमेशा ऑर्डर चेक जो है वो मानेंगे। उसके बाद है क्रॉस चेक। देखो, एक होता है नॉर्मल चेक, है ना, अगर नॉर्मल चेक के ऊपर आप ऐसे कॉर्नर में दो लाइंस खींच देते हो तो इसको हम क्रॉस चेक कह देते हैं। ठीक है, और जैसे ही किसी चेक के ऊपर ये क्रॉसिंग कर दी जाती है, तो जो चेक की पेमेंट है वो कभी भी कैश में नहीं की जा सकती, हमेशा अकाउंट में की जाएगी, हमेशा अकाउंट में की जाएगी। ठीक है, तो अगर जर्नल क्रॉसिंग है ना, जर्नल क्रॉसिंग है तो जो पैसा है वो यहाँ पर पेई के अकाउंट में आएगा। किसके अकाउंट में आएगा, पेई के अकाउंट में आएगा, उसको कैश में पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, जर्नल क्रॉसिंग के अंदर आप दो लाइनें खींच सकते हो, या फिर दो लाइनें खींचने के बाद नाम लिख सकते हो, है ना, या फिर अकाउंट पे लिख सकते हो, या फिर नॉट नेगोशिएबल जो है वो लिख सकते हो। ओके, ठीक है। स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है कि आप बैंक का नाम भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया मैंने लिख दिया क्रॉसिंग करने के बाद, तो पेई का जो अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है सिर्फ उसी में इस चेक की पेमेंट जो है वो की जा सकती है, किसी और बैंक अकाउंट में नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहां पर भी आप मेंशन कर सकते हो नॉट नेगोशिएबल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे ही, या फिर बैंक ऑफ इंडिया नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पोस्ट डेटेड चेक की। देखो, मान लीजिए कि आज 25 जून है, ठीक है, और आपने एक चेक इश्यू किया और उसके ऊपर 30 जून जो है वो लिख दिया, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक, जिसके अंदर एक फ्यूचर की डेट जो है वो दी हुई है। एंटीडेट चेक इसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए आज 25 जून है, ठीक है, 25 जून है और आपने यहाँ पर 20 जून डेट जो मतलब चेक इशू किया उसके ऊपर 20 जून की डेट जो है वो डाल दी, इसको हम एंटीडेटेड चेक जो है वो कहते हैं। यानी कि अगर आपने पास्ट की डेट डाल दी तो वो एंटीडेटेड चेक होता है और वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, एक चीज आपको पता होगी कि जो चेक होते हैं वो डेट जो भी आपने डाली है उसके बाद 3 महीनों तक वैलिड होते हैं। जैसे अगर 25 जून आपने डेट डाली है तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, और चेक जो है वो 3 महीने के लिए ही सिर्फ वैलिड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेल्फ चेक की। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना होता है, तो वहां पर ना हम सेल्फ चेक इशू करते हैं, वहां पर हम पेई का नाम लिखने की बजाय वहां पर सिर्फ सेल्फ लिख देते हैं। ठीक है, तो उसकी पेमेंट हमें कैश में मिल जाती है काउंटर के ऊपर ही। ठीक है, उसके बाद है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है सीता, और यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है गीता। ठीक है, तो देखो, सीता के पास एक चेक था 10,000 रुपए का, यानी कि जो सीता है वो इस चेक की पेई है ना। तो सीता को 10,000 रुपए पे करने थे गीता को, तो सीता ने क्या किया, ये जो चेक है वो ट्रांसफर कर दिया गीता को और बोला कि गीता इसको जाकर ना आप कैश करवा लीजिए। यानी कि जो राइट सीता के पास था ना इस चेक की पेमेंट को रिसीव करने का, वो राइट उसने ट्रांसफर कर दिया किसको, गीता को। यानी कि चेक की ऑनरशिप किसे ट्रांसफर कर दी, गीता को। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कैसे की जाती है चेक की, तो चेक के बैक के ऊपर जो एंडोर्सर होता है, ट्रांसफरर होता है, वो यहाँ पर साइन कर देता है और चेक किसको दे देता है, ट्रांसफरी को या फिर एंडोर्सी को। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी सीता है ना, वो कौन है, एंडोर्सर है, और जो गीता है वो क्या है, यहाँ पर एंडोर्सी है, या फिर इसको आप ट्रांसफरर ट्रांसफरी भी कह सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक। देखो, वैसे तो अगर आपके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट फंड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए हैं और आपने 10,000 का चेक इशू किया और सब कुछ ठीक है, मान लीजिए कि आपके सिग्नेचर वगैरह सब कुछ ठीक है, तो बैंक को यहाँ पर चेक की पेमेंट करनी होगी। पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर साइन अगर ठीक है, सफिशिएंट फंड्स भी हैं, है ना,
तब भी यहाँ पर बैंक जो है वो चेक की पेमेंट नहीं करता है। वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? सबसे पहले मान लीजिए कि जो ड्रॉयर है ना, उसने चेक इशू किया, है ना, साइन वगैरह सब कुछ कर दिए, पर 10 दिन के बाद वो चाहता है कि चेक की पेमेंट ना हो और उसने बैंक को स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दे दी, है ना, कि भाई इस चेक की पेमेंट मत करो। तो अगर सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है भी, तब भी इस चेक की पेमेंट नहीं की जाएगी। अगर मान लीजिए ड्रॉयर की डेथ हो गई है और बैंक के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, नोटिस आ चुका है, तो यहाँ पर बैंक चेक की पेमेंट नहीं करेगा। अगर कंपनी लिक्विडेट होने वाली है तब भी पेमेंट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि जो अकाउंट में बैलेंस पड़ा है उसके लिए कोई गार्निशी ऑर्डर आ गया है या फिर अटैचमेंट ऑर्डर आ गया है, यानी कि फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है कोर्ट की ऑर्डर की वजह से, तो यहाँ पर बैंक पेमेंट नहीं करेगा। उसके बाद मान लीजिए कि अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा, मान लीजिए 50,000 रुपए, ये किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, मान लीजिए कि जो यहाँ पर ड्रॉयर है उसे ना एक सप्लायर को 3 महीने के बाद 50,000 रुपए पे करने हैं, ठीक है, और ये 50,000 रुपए उसी के लिए मार्क किए हुए हैं, यानी कि ये 50,000 रुपए सप्लायर के हैं, ठीक है, पर पे कब होगा? 3 महीने के बाद। तब भी यहाँ पर पेमेंट जो है वो नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक के पास राइट टू सेटअप अवेलेबल है ना, राइट टू सेटअप ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि भाई बैंक का कोई डेट है ना, और बैंक इस डेट को इस पैसे से रिकवर करना चाहती है राइट टू सेटअप अप्लाई करके, तो यहाँ पर बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि बैलेंस तो है पर वो क्लियर बैलेंस नहीं है ना, उसके ऊपर कोई मान लीजिए कि कोई लायबिलिटी अटैच्ड है ना, या फिर कोई मान लीजिए कि कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, तो क्लियर बैलेंस नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है कि ये पैसा किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, तो वहां पर भी बैंक पेमेंट नहीं करेगा और इसके साथ सेक्शन 31 जो है वो डील करता है। उसके बाद बात करेंगे बाउंसिंग डिसऑनर ऑफ चेक। तो डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या है? सिंपली जब यहाँ पर बैंक जो है वो चेक की पेमेंट करने से मना कर देता है ना, इसके रीजन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इनसफिशिएंट फंड, जैसे आपके अकाउंट के अंदर है 50,000 रुपए, आपने 60,000 का चेक इशू कर दिया, तो भाई 60,000 रुपए बैंक कहाँ से पे करेगा? 10,000 एक्स्ट्रा थोड़ी पे करेगा, तो वो पूरे ही चेक को डिसऑनर कर देगा। अगर आपकी अरेंजमेंट एक्सीड कर जाती है, जैसे कैश क्रेडिट की फैसिलिटी आपने ली हुई है, आपकी जो लिमिट है वो 50,000 रुपए है और आपने 60,000 का चेक इशू कर दिया, तो भाई डिसऑनर हो जाएगा चेक। उसके बाद अगर पेमेंट स्टॉप कर दिएगा, डिसऑनर हो जाएगा। अगर सिग्नेचर अकाउंट नंबर मिसमैच होता है तो भी डिसऑनर हो जाएगा। अगर ड्रॉयर ने अकाउंट को क्लोज कर दिया है पेमेंट से पहले ही, तो भी डिसऑनर हो जाएगा। अगर डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेशन फेलियर हो जाता है, मतलब अगर मान लो चेक को डिजिटली साइन किया गया है ना, और उसको हम वैलिडेट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो भाई डिसऑनर हो जाएगा। और अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी भी तरह की अल्टरेशन की गई है ना, जैसे कटिंग वगैरह कुछ की गई है या फिर अमाउंट चेंज किया गया है, तो भी डिसऑनर हो जाएगा चेक। उसके बाद बात करेंगे लायबिलिटी टू बी प्रोसिक्यूटेड। देखो, अगर एक ड्रॉयर चेक इशू करता है, मान लीजिए कि राम ने 10,000 रुपए का चेक इशू किया है शाम को, ठीक है, शाम चेक डिपॉजिट करवाता है बैंक के पास और बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है। मान लीजिए अकाउंट के अंदर पैसे थे सिर्फ 1,000 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पर जो राम है ना, उसके ऊपर यानी कि चेक के ड्रॉयर के ऊपर लीगल कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, पर लीगल कार्रवाई करने की कुछ कंडीशन है। सबसे पहले जो चेक है उसको 3 महीने की जो वैलिडिटी पीरियड है उसके अंदर ही प्रेजेंट किया जाना चाहिए बैंक के पास। जैसे अगर चेक एक्सपायर हो गया है, उसका वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया है, उसके बाद बैंक डिसऑनर करता है, तो उसके लिए ड्रॉयर लायबल नहीं है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए कि वैलिडिटी पीरियड के अंदर चेक को प्रेजेंट किया गया है और डिसऑनर हो गया, तो उस केस में जो यहाँ पर ड्रॉई पेई है ना, वो एक नोटिस भेजेगा ड्रॉयर को जहां पर वो बताएगा कि भाई आपका चेक डिसऑनर हो चुका है ना, और ये जो नोटिस है वो चेक के डिसऑनर के होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर में भेजना जरूरी है। उसके बाद अगर जो ड्रॉयर है वो नोटिस आने के बाद 15 दिनों में पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस केस में लीगल कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और लीगल कार्रवाई के अंदर अगर ड्रॉयर दोषी पाया जाता है तो उसको 2 साल तक की सजा, ठीक है, और चेक की जो अमाउंट है ना, उसका दुगना फाइन हो सकता है या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर चेक पेमेंट की। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम एक समरी यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम चेक के बेसिक्स की बात करें तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा डिमांड के ऊपर पेबल होता है और चेकबुक की फैसिलिटी आपको सेविंग और करंट अकाउंट के साथ में मिलती है और बैंक को यहाँ पर पेमेंट करनी होती है अगर चेक को प्रॉपर्ली ड्रॉ किया गया है और सफिशिएंट फंड्स भी अवेलेबल है तो, है ना। अगर बैंक पेमेंट करता है गुड फेथ के अंदर बिना नेग्लिजेंस दिखाए, ठीक है, डेट पे ऑर्डर बेयर चेक करने के बाद, तो उसको हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहते हैं, ठीक है। और वर्ड्स और फिगर्स में जो अमाउंट है वो दोनों मैच करनी जरूरी है। अगर कोई अल्ट्रेशन म्यूटिलेशन सिग्नेचर है ना, तो उसको वेरीफाई करना जरूरी है।
टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग की बात करें तो देखो बेरर चेक जो कि हमेशा चेक के होल्डर को पेबल होता है, ऑर्डर चेक अगर कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है तो, है ना, अगर ऑर्डर और बेरर दोनों मेंशन है तो बेरर चेक होता है। क्रॉसिंग जर्नल स्पेशल हो सकती है, चेक पोस्ट डेटेड एंटीडेटेड सेल्फ चेक हो सकता है। एंडोर्समेंट की बात करें तो एंडोर्समेंट में क्या होता है कि चेक की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है किसी दूसरे पर्सन को। एंडोर्समेंट की टाइप की बात करें तो ब्लैंक, फुल, कंडीशनल, रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है। उसके बाद चेक के डिसऑनर होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर में नोटिस देना जरूरी है ड्रॉयर को, और 15 दिन के अंदर अगर ड्रॉयर नोटिस आने के बाद पेमेंट नहीं करता है तो ड्रॉयर को 2 साल तक की सजा और फाइन भी हो सकता है चेक की अमाउंट का दुगना, यानी दोनों एक साथ भी फाइन लग सकता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर चेक की टाइप दी हुई है, उसकी डेफिनेशन के साथ आपको मैच करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरर चेक की, है ना। तो बेरर चेक को मैं मैच करूंगा 4 के साथ। क्यों? क्योंकि बेरर चेक एक ऐसा चेक होता है जो कि यहाँ पर चेक के होल्डर को पेबल होता है, यानी कि जिसके पास भी चेक है उसको चेक की पेमेंट जो है वो मिल जाएगी काउंटर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर चेक है उसको मैं मैच करूंगा 2 के साथ, ठीक है। तो देखो एक ऐसा चेक जिसके ऊपर बेरर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मेंशन किया हुआ है कि पेमेंट इस स्पेसिफिक पर्सन को की जाएगी, उसको हम ऑर्डर चेक जो है वो कहेंगे। फिर सी को 1 के साथ एंटीडेटेड चेक। तो देखो अगर जो एक्चुअल डेट है चेक की, जो एक्चुअल डेट है अगर उससे पहले की डेट चेक के ऊपर डाली हुई है तो उसको हम एंटीडेटेड चेक कहेंगे, और पोस्ट डेटेड चेक को हम 3 के साथ मैच करेंगे अगर चेक के ऊपर एक फ्यूचर डेट डाली हुई है ना, मतलब ये डेट अभी तक आई नहीं है तो वो आपका पोस्ट डेटेड चेक जो है वो कहलाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखो पेमेंट इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन क्या दी गई है सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है पेमेंट मेड टू एनी पर्सन प्रेजेंटिंग अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट एट द काउंटर एट एनी टाइम ऑफ द डे विदाउट आस्किंग आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं, इसे हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहेंगे। ये तो कह रहा है कि भाई जिस पर्सन के पास बेयरर इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर वो पर्सन काउंटर के ऊपर उसको प्रेजेंट करके कैश रिसीव कर लेता है तो वो पेमेंट एंड ड्यू कोर्स है, तो ये डेफिनेशन सही नहीं है। उसके बाद पेमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द अपीरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस टू अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंडर सर्कमस्टांसेस दैट डू नॉट अराउज सस्पिशन अबाउट देयर टाइटल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। यही यही जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, दी हुई है सेक्शन 10 के अंदर कि अगर कोई पेमेंट की जाती है चेक की टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग गुड फेथ के अंदर बिना नेग्लिजेंस दिखाए एक ऐसे पर्सन को जिसके पास चेक पड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई भी डाउट नहीं है हमें उसके टाइटल के बारे में, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेड स्ट्रिक्टली अंडर अ कोर्ट ऑर्डर और लीगल मैंडेट व्हेन अकाउंट इज अंडर एन अटैचमेंट और रिस्ट्रेन ऑर्डर। तो ये भी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कंडीशंस एंड पेनल्टीज अंडर द प्रोविजंस गवर्निंग द बाउंसिंग ऑफ चेक, ठीक है। तो बाउंसिंग ऑफ चेक यानी कि डिसऑनर ऑफ चेक के रिगार्डिंग जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कंडीशंस है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखो, ड्रॉयर ऑफ बाउंस चेक कैन बी पनिश विद इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म दैट में एक्सटेंड टू 2 आवर्स। ये 2 इयर्स बिल्कुल करेक्ट है कि जो ड्रॉयर है उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। मॉनेटरी फाइन की बात करें तो जो यहाँ पे चेक की अमाउंट है ना, उसका 2 गुना मॉनेटरी फाइन जो है वो लग सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। अगर प्रोसिक्यूशन को वैलिड बनाना है तो जो चेक है उसको उसकी वैलिडिटी पीरियड यानी कि 3 महीने के अंदर में बैंक के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चेक डिसऑनर होने के बाद एक फॉर्मल नोटिस भेजना जरूरी है ड्रॉयर को पेई के द्वारा कि भाई आपका चेक डिसऑनर हो गया है, कृपया मुझे पेमेंट जो है वो कर दीजिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो ड्रॉयर है उसको 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है नोटिस रिसीव होने के बाद कि आप यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दीजिए, अदरवाइज अदरवाइज क्रिमिनल केस फाइल होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये जो पीनल प्रोविजंस है ये तब भी एप्लीकेबल होंगी अगर जो डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेशन है वो फेल हो जाता है नेटवर्क ग्लिच की वजह से एट द क्लियरिंग हाउस, यानी कि जो चेक है वो अभी तक ड्रॉई बैंक के पास पहुंचा ही नहीं है, नेटवर्क ग्लिच आने की वजह से जो कि आया है क्लियरिंग हाउस के अंदर, उसकी वजह से चेक डिसऑनर हो गया है। तो देखो इस कंडीशन के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट नहीं हो सकती हैं। तो 5 स्टेटमेंट जो है पहली करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो
तो आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। वहाँ पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जो है वो क्लिक करना होगा। जैसे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर हमारे सारे के सारे जेआईबी कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो सिर्फ, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि आईएफएस पीपीबी, तो आप हमारे इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। जैसे कि आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही पीपीबी का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, एएफएम का भी और आरबीडब्ल्यू का भी। ठीक है, तो हमारे कोर्सेज आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेंगे, तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है वो ओवर होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है, तो अगर आप कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपका वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल भेज के कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।